1919 में वो एग्ज़ाम देने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन उनकी उम्र वो बहुत बड़ी थी, तो उनको बोला गया था कि आपको 1 साल में ही पूरी करना होगी। वो बचपन से ही बुद्धिमान थे, तो उन्होंने 4 साल की जो एग्ज़ाम थी आईएएस की, वो उन्होंने 7 महीने में ही पढ़ के कंप्लीट कर दी। अटल जी ने कहा था, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी है हमारे लिए गंगा है, और यहाँ कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। और हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी अगर हमारे गंगा जल में बहती हुई हस्तियों में से कोई कान लगाकर सुनेगा, तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, बोले भारत माता की। थैंक यू एवरीवन। एंड अतुल सर, वसीम सर और सीपी सर के प्रयास के द्वारा मुझे यहाँ मंच पर अपने स्वतंत्रता के बारे में जानने और देश के क्रांतिकारियों के जानने का मुझे मौका मिला। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करने से पहले कुछ अटल जी की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, ये भारत कोई टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी है हमारे लिए गंगा है, और यहाँ कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। और हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी अगर हमारे गंगा जल में बहती हुई हस्तियों में से कोई कान लगाकर सुनेगा, तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, बोले भारत माता की। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती था। वो बचपन से ही विजनरी और अपने धर्म के प्रति बहुत आस्था रखते थे, और बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा भी बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। और फिर जब वो कॉलेज के एडमिशन के लिए गए थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1915 में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, और वहाँ पर भी उन्होंने अपना जो समाज सेवी और जो लीडरशिप की जो क्वालिटी थी वो उन्होंने नहीं छोड़ी। वहाँ पर उनको कॉलेज की जो मतलब काउंसलिंग के चुनाव रहते उनके लिए अध्यक्ष बना दिया गया था। तो उन्होंने उनके लिए वहाँ पर भी अपनी नेता मतलब लीडरशिप की छवि दिखाई। और फिर वहाँ पर कुछ एक डॉक्टर ऑक करके, मिस्टर ऑक करके एक टीचर थे जो हिंदुओं को मारा करते थे। तो फिर ये बात जब सुभाष चंद्र बोस के पास पता चली, तो सुभाष चंद्र बोस सीधे प्रिंसिपल के पास गए, बोले कि इनको क्षमा मांगना होगा, हम अन्याय नहीं सहेंगे। तो उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, तो फिर ये न्यूज़ पूरे अखबार में फैल गई। तो अखबार में फैलने से स्कूल का कॉलेज का नाम बदनाम हुआ, जिसके कारण उनको क्षमा मांगना पड़ी। फिर वो क्षमा मांगने के बाद वो सुधरे नहीं, क्योंकि वो अंग्रेज थे, ढीठ थे, सुधरते तो है नहीं। तो उन्होंने फिर मारना करा, तो फिर इनके बचाव में बच्चों ने भी मारना चालू कर दिया। फिर ये बात फिर प्रिंसिपल के पास बोली। प्रिंसिपल ने बोला कि आपको क्षमा मांगना होगी। तो उन्होंने बोला कि हम क्षमा नहीं मांगेंगे, अपराध को सहना ही सबसे बड़ा अपराध होता है, तो हम ये अपराध नहीं सहेंगे। उनको 1 साल के लिए रस्टिकेट कर दिया गया। तो फिर भी वो मतलब कमीशन बैठाई गई कि आप क्षमा मांग लीजिए, हम आपको एग्जाम देने देंगे। तो बोले मुझे नहीं मांगना क्षमा, बोले जो गलत है वो गलत है। उन्होंने फिर 1919 में अपनी पास करी बीए ऑनर्स 1919 में। फिर उनके पिताजी चाहते थे कि वो आईसीएस की एग्जाम दे, इंडियन सिविल सर्विस मतलब आईएएस की एग्जाम। तो 1919 में वो एग्ज़ाम देने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन उनकी उम्र वो बहुत बड़ी थी, तो उनको बोला गया था कि आपको 1 साल में ही पूरी करना होगी। वो बचपन से ही बुद्धिमान थे, तो उन्होंने 4 साल की जो एग्ज़ाम थी आईएएस की, वो उन्होंने 7 महीने में ही पढ़ के कंप्लीट कर दी थी। वो मतलब उस टाइम इंडियन लोग आईएएस की एग्ज़ाम नहीं दिया करते थे, तो उन्होंने वहाँ पर गए, इंडियन एग्ज़ाम दी और 4th रैंक होल्ड करी उन्होंने वहाँ पर। और वो उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, क्योंकि अंग्रेज भी उनसे चौंक हो गए कि मतलब कि एक भारतीय ने 4th रैंकिंग हासिल करी आईसीएस की एग्ज़ाम में। फिर उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, और आईएएस की मतलब पूरा जो भी मतलब नौकरी उन्होंने निभाई। लेकिन उनको लगा कि देश के लिए कुछ करना होगा, मेरा देश, उनको लगा कि मेरा देश वहाँ लूट रहा है अंग्रेजों के हाथ में, और मैं मौज खाटूँ इनके साथ में। तो वो गए फिर अपने देश के लिए। 1921 में उन्होंने रिजाइन कर दिया आईएएस की एग्जाम से। और फिर ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई कि एक भारतीय ने आईएएस की एग्जाम छोड़ दी। तो ये बात इंडिया तक पहुंच गई। तो इंडिया में भी लोग मतलब अचंभित हो गए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने आईएएस की एग्जाम छोड़ दी। फिर वो आगे गए। फिर वो उस टाइम एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, तो वो जहाज से आए और मुंबई पे रुके। फिर मुंबई में वहाँ सब लोगों ने देखा कि मतलब
ऐसा कौन व्यक्ति है, तो वो देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई। तो उन्होंने एक अनुमान लगा लिया कि हाँ मैंने इसके लिए इतना करा है, तो मतलब मैं और करूँगा तो देश में लोग इकट्ठा हो जाएंगे मेरे लिए और आज़ादी के संग्राम में आगे बढ़ेंगे। तो क्या सक्सेसफुल इंसान क्या होता है कि वो वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर आने वाले परिस्थिति का अनुमान लगा लेता है। तो उन्होंने ऐसा ही करा। फिर वो बापू जी से मिले, गांधी जी से। गांधी जी ने उन्होंने दास बाबू के बारे में बताया और फिर वो 1921 में उन्होंने वहीं से वो दास बाबू कलकत्ता के महापौर के चुनाव में जीत गए, जहां पर गांधी जी के यहाँ से लीडरशिप की मतलब नेता नगरी की शुरुआत हुई। वहां पर उनको कलकत्ता के विधायक के मतलब अध्यक्ष चुना गया, महापालिका के अध्यक्ष चुना गया। फिर देन उनको 11 बार जेल हुई। उसमें से 1925 की घटना जो उनको बहुत वो करती है, क्योंकि उनके एक मित्र थे गोपीनाथ शाह। गोपीनाथ शाह एक चार्ल्स टेगेट को मारना चाहते थे, लेकिन इनकी गलती से एक व्यापारी की मौत हो जाती है, तो वो उनके लिए रोने लगते हैं। तो अंग्रेज इसका फायदा उठाकर उनको जेल में बंद कर देते हैं। फिर वहाँ फिर 1920 में 1928 में एक लॉर्ड हिरविन करके एक मतलब वाइसराय हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेजों को अपनी बातों में फुसला लिया, बोले हमको आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आप आज़ाद हो जाओगे। डोमिनियन स्टेटस किसी को पता है यहाँ कुछ? डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि यहाँ से आप मतलब आज़ाद तो हो जाओगे, लेकिन पॉलिसी और इंटरनेशनल करंट अफेयर और जो भी डिफेंस का फैसला है वो नहीं ले पाएंगे। तो इसमें गांधी जी और नेहरू जी ने भी साथ दे दिया उनका, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहीं से स्वराज्य का जो नारा अपन ने 4 से 3 दिन में मतलब स्वराज स्वराज की बात सुनी, तो वो इसलिए उठाया गया था क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे और सुभाष जी ने और बहुत सारे नेताओं ने ये मना कर दिया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। देन 1930 में उनको वापस जेल में पकड़ लिया गया, मतलब जेल में बंद कर दिया गया। फिर देन जेल में पकड़ लिया गया। फिर वो उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको यूरोप में इलाज के लिए भेज दिया गया। फिर यूरोप में इलाज उनका इटली में भी गए वो 1930 से 1936 में वहीं रहे। और वहाँ पर उनकी एक एमिली नाम की एक महिला मतलब जो टाइपराइटर थी, उनकी पुस्तक लिखने के लिए वो उनको बुलाया गया था। तो वो उनसे आकर्षित हो जाती हैं और मतलब उनका प्रेम मतलब वो प्रेम में हो जाते हैं और उनसे मतलब 1942 में शादी कर लेते हैं। फिर उनकी जो मेन जो पॉइंट था वो 1938 में था। 1938 में कांग्रेस का एक अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जाना था। तो उसमें सबसे पहले 1938 में सुभाष चंद्र बोस जीते, लेकिन 1939 तक एक और चुनाव लड़ने वाला था अध्यक्ष का ही। तो उन्होंने उस टाइम पे गांधी जी ने उनकी कार्य जो देखते हुए 1 साल का, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला कि 1939 के चुनाव में मैं इनको खड़ा नहीं करूंगा। तो उन्होंने सीतारामैया जट्टापी को बुलाया, उन्होंने वहां पर उनका चुनाव हुआ। तो वहां पर फिर भी सुभाष चंद्र बोस अकेले खड़े रहे और 1577 सीट उन्होंने ली और सीतारामैया को 1377 मिली। फिर भी वो जीत गए। तो यहाँ पर गांधी जी को लगा कि ये मेरी हार है, क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस का कद अब कांग्रेस पार्टी से लेकर देश तक आगे बढ़ चुका था। फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई फॉरवर्ड, मतलब 1939 में गांधी जी के कहने पर उनको निकाल दिया गया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनको कांग्रेस पार्टी से भी निकाल दिया। उन्होंने एक गुलामी का एक भारत की गुलामी का एक स्तंभ होता है हॉलवेट स्तंभ, उन्होंने उसको उखाड़ फेंका था। तो अंग्रेजों ने उनको बंदी बना लिया था। फिर उनको अभी उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1935 से 1939 तक। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो बाहर में कुछ नहीं कर पाऊंगा अपने देश के लिए। तो उन्होंने अमरण अनशन का फैसला लिया और वहीं पर उन्होंने अमरण अनशन की शुरुआत करी। तो फिर अंग्रेजों को लगा कि अगर ये यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो भारत में बहुत आक्रोश हो जाएगा, जिसके कारण उन्होंने उनको घर में ही नज़रबंद कर दिया। फिर घर में नज़रबंद और होने के बाद भी उनको मतलब एक बंगाल सीआईडी को उन्होंने कि ये घर से बाहर ना जाए, इसलिए आप पहरा दीजिए। यहाँ पर बंगाल सीआईडी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। उनको लगा कि अब मेरे को मतलब बाहर, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उनको सूचना मिल गई थी कि ब्रिटेन और जर्मनी का 1939 में 3 सितंबर 1939 को जंग लड़ने वाली। तो उन्होंने
ये इसका फायदा उठाकर कि अब वो अंग्रेज मतलब थोड़े कमजोर हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या करा कि एक द ग्रेट स्केप के नाम से जाना जाता है, जो सुभाष चंद्र बोस जो भागे थे, मतलब गए थे कलकत्ता से लेकर जर्मनी में, क्योंकि वो जर्मनी में अब वो अपना इंटरनेशनल अलायंस स्थापित करना चाहते हैं। उस टाइम जो जंग लड़ी जा रही थी, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उस टाइम दो फोर्सेस थी, एलाइड फोर्सेस और एक्साइल फोर्सेस। एक्साइल फोर्सेस में थी ब्रिटेन, लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका, पोलैंड और रूस, सोवियत यूनियन उस टाइम पे था। और अगेंस्ट में थी एलाइड फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस में थी पोलैंड, इटली, जर्मनी और जापान, ये तीनों साथ में थे। तो उन्होंने बोला कि एक्साइल फोर्सेस में ब्रिटेन है तो मैं जाऊंगा, एलाइड फोर्सेस में ब्रिटेन है तो मैं जाऊंगा एक्साइल फोर्सेस में जर्मनी के पास। तो वो मतलब ग्रेट स्केप से उन्होंने क्या करा कि अपने एक मित्र थे उनके, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने मित्र पत्र लिखा, फिर वो आए कलकत्ता आए, और फिर उन्होंने अपने जो भतीजे थे, शरद के सेकंड पुत्र जो थे शिशिर बाबू करके, शिशिर बाबू बोस, उन्होंने उस टाइम गाड़ी चलाई और रात के 1:30 बजे वो बंगाल सीआईडी से छुपाकर अपनी डिक्की में छुपकर वो धनबाद पहुंचे। धनबाद से वो काबुल से होते हुए, मॉस्को से होते हुए वो जर्मनी जाने का उनका रास्ता था, लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया कि ये जर्मनी जा रहे हैं, तो उनको मालूम था कि ये होने वाला, तो वो भेष बदलकर इटली में चले गए। फिर इटली से उन्होंने मोजेक्टो के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बना के वो रूस चले गए, फिर रूस से वो जर्मनी आए। अब वो बहुत इन्फ्लुएंस करते थे, तो उन्होंने हिटलर को भी इन्फ्लुएंस कर दिया। अब जो नेताजी बोलते हैं, वो नेताजी की उपाधि भी उनको ऐसे नहीं मिली है, हिटलर ने दी है। अब वो हिटलर तक कैसे, क्योंकि जब वो मिलने आए, ये कहानी मतलब बोली जाती है कि जैसे कि जब वो हिटलर से मिलने आए तो हिटलर के बहरूपिये थे वहाँ पर, तो वो पहले आए, बोले कि हेलो मैं हिटलर हूँ, आपको क्या हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे नहीं मिलना है, मुझे हिटलर से मिलना है, आप हिटलर को बुलाइए। सेकंड आया, उसने भी ये बोला मैं हिटलर हूँ, आपको क्या हेल्प चाहिए। फिर हिटलर को ये बात पता चली, तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता चला कि मैं हिटलर हूँ। तो बोले जब कोई हेल्प लेने आता है किसी से, तो उसको लगता है, उसकी आंखों में चमक दिखती कि ये भाई मेरे लिए हेल्प मांगने आया है, तो वो चमक मुझे आपके बहरूपियों में नहीं दिखी, आप में दिखी, तो आप ही असली हिटलर है। तो वो बहुत उनकी इंटेलिजेंस से मतलब इन्फ्लुएंस होगा, और उन्हें इतना इन्फ्लुएंस करा कि मतलब उनके जो 4000 जो वहां पर उन्हें बंदी बना के रखे थे हिंदुस्तान सिपाहियों को, जो ब्रिटेन की तरफ से उनकी तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटेन की तरफ से, तो उनको उन्होंने छोड़ दिया, बोले आप इनको ले जाइए। फिर वहां से वो बोले कि हिटलर ने बोला कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जर्मनी से इंडिया बहुत दूर है, हमारी सेना 3 मुल्कों से सफर करते हुए इंडिया नहीं जा सकती, तो आप जाइए जापान, जापान में मेरे कांटेक्ट हैं। तो उन्होंने उसको पनडुब्बी की सहायता से सुभाष जी को सापुत्रा जो टापू है वहां पर भेज दिया गया। सापुत्रा टापू से वो हवाई जहाज की हेल्प से जापान पहुंचे। जापान के उस टाइम प्रधानमंत्री थे तोजो, जो तोजो को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस करा, बोले कि वो भी इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस टाइम बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इन्फ्लुएंसर पावर जो उनकी बहुत ज़्यादा तेज थी। तो उन्होंने उनको इन्फ्लुएंस करा, बोले कि जो एशियाई है वो एशिया लोगों का होना चाहिए, गोरे यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको भगाओ यहाँ से। और उस टाइम जापान भी अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो उन्होंने बोला आप सही बोल रहे हो, बोले मैं आपका साथ दूंगा। फिर उन्होंने वो उनको एक टापू दिया, मतलब सिंगापुर में, मतलब उनका वॉर चल रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि हम आपको सिंगापुर जितवा देंगे। तो उन्होंने क्या बोले, आप कैसे जितवाओ। तो उन्होंने बोला कि जब आप बम गिराने जाओगे तो एक पर्चे फेंक देना, वहाँ पर पर्चों में लिखना कि कब मेरे वहाँ हिंदुस्तानी, वहाँ पर 40,000 हिंदुस्तानी हैं, वहाँ पर उस पर्चे में उन्होंने लिखवा दिया कि कब तक तुम गुलामी सहते रहोगे, मतलब तुम इनके लिए लड़ते रहोगे, तुम कुछ करो इनके लिए। वो भी मतलब प्रोत्साहित हो गए और उन्होंने उस अंग्रेजों को भगा दिया, मतलब वहाँ उन्होंने जीत गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी वहीं पर ही, मतलब और आगे मतलब बढ़ाया, आज़ाद हिंद फौज की 1942 में कर दी थी। फिर उन्होंने आगे और सैनिक बढ़ाए। फिर वो देन बर्मा पे उन्होंने, मतलब वहाँ पर ब्रिटेन गवर्नमेंट ही थी बर्मा में, वहाँ पर उन्होंने जापान के जो मतलब जापानी सेना और अपनी आज़ाद हिंद फौज की हेल्प से उन्होंने बर्मा में आक्रमण कर दिया और वहाँ पर ब्रिटेन को भगा दिया। मणिपुर तक उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया। फिर मणिपुर में उन्होंने, वहाँ पर उनका एक वाक्य है जो आपको पता होगा कि उनका एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका एक नारा था। लेकिन वो उन्होंने लोगों को भी बताया कि लोग भी प्रोत्साहित हुए। तो मैं इसको कुछ पंक्तियों में कहना चाहता हूँ कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल ना पानी हो, वो खून कहो किस मतलब का जो जीवन का जो इस देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, वो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है।
उस दिन देश के सभी लोगों ने यहाँ कुर्बानी जानी थी, खून की कीमत जानी थी, जब सुभाष ने मांगी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के लिए तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें अपने देश के लिए मरना होगा। तो इसके बाद वो 1944 में जब 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी पे जापान ने बम गिराया, तो उससे क्या हुआ था कि जो उनकी जो रसद जो पीछे से आ रही थी, हथियार और जो खाने की सामग्री, तो वो बंद हो गई। तो उन्होंने अपनी सेना को पीछे बुला लिया, तो जिसके कारण ब्रिटेन ने इसका फायदा उठाकर अपने जितने भी सैनिक थे आज़ाद हिंद फौज के, उनको बंदी बना लिया गया। और जिससे सुभाष चंद्र बोस भी अब वो मतलब नई स्ट्रेटेजी बना के वो रशिया जा रहे थे, मतलब ताइवान के मतलब प्लेन से होते हुए, तो उनको मतलब एक ताइवान में उनकी प्लेन दुर्घटना के कारण उनकी मौत का कहा जाता है, लेकिन ये अभी प्रमाण नहीं हुआ है कि उनकी मौत हो चुकी, क्योंकि 1919 में एक मुखर्जी समिति बनाई थी, उसमें ताइवान गए थे एक मुखर्जी, तो उनको बताया गया था कि हमारे वहाँ कोई ऐसा प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। तो इसकी घटना का, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि वो गुमनामी बाबा जो अयोध्या में जो भगवान जी नाम से बोले जाते हैं, वही सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने बहुत पहले भी 1956 में भी और लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे भी ताशकंद में उन्होंने डिफेंस में भी बहुत सहायता करी, ऐसा लोग बोलते हैं। ये मतलब ऑफिशियल नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब इसमें अपने सुभाष चंद्र बोस का जो रोल था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब आज़ाद हिंद फौज की जब घटना सुनकर, तो ब्रिटेन में जो वहाँ के सैनिक थे वो उनकी मतलब बहादुरी को देखकर बहुत एकाग्र हो गए थे। तो उन्होंने यह करा कि हम गुलामी नहीं सहेंगे, तो उन्होंने उनको विद्रोह खड़े कर दिया नौसेना के अंदर। फिर धीरे धीरे वो वायुसेना और जो उनकी जो थल सेना थी उनमें भी वो विद्रोह हो गया, जिसके कारण वो क्या हुआ कि अब इंडिया में भी वैसे ही हो गया कि जो मतलब काम कर रहे थे ब्रिटेन के लिए, उनने भी जंग छेड़ दी, मतलब विद्रोह चालू कर दिया। तो वो उनने बोला कि हम जिनके लिए मतलब जिनको मतलब पैसे दे रहे हैं और जिनके लिए नौकरी रख रहे हैं वो भी मतलब साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनने बोला कि आप इनको निकाल दो। तो और विद्रोह बढ़ते गया। तो उससे क्या हुआ कि सरकार को मतलब गवर्नमेंट जो उनकी ब्रिटेन सरकार थी उनको अपनी मतलब आज़ादी की घोषणा करना पड़ी कि 1947 में हम आज़ाद कर देंगे। तो यही कारण था कि देश को आज़ादी मिली। और इसका प्रमाण मैं नहीं दे रहा हूँ, 1951 में जो क्लीमेंट एटली थे जो यहाँ पर जिन्होंने देश की आज़ादी का हस्ताक्षर करी थी, वो 1951 से 1958 तक प्रधानमंत्री रहे थे इंग्लैंड के। वो जब भारत के दौरे पर 1956 में आए थे, तो क्लीमेंट एटली जब 1956 में भारत आए, तो वहाँ के जो गवर्नर थे कलकत्ता के, तो उन्होंने बोला कि 1942 में तो भारत का आंदोलन मतलब जो भारत छोड़ो जो आंदोलन गांधी जी ने रखा था वो भी खत्म हो गया था, और आप वर्ल्ड वॉर 1 भी और वर्ल्ड वॉर 2 भी जीते थे, तो आपने भारत को आज़ादी क्यों दी? तो बोले भारत की आज़ादी के कारण ये नहीं था ना भारत छोड़ो, भारत की आज़ादी के कारण था आज़ाद हिंद फौज, और आज़ाद हिंद फौज थी सुभाष चंद्र बोस की। तो यही रोल है सुभाष चंद्र बोस। मैं कहना चाहता हूँ, बोलो भारत माता की, इंकलाब।